हेलो दोस्तों, आज हम बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, उसके फीचर्स क्या है और भी बहुत कुछ हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है। ठीक? तो जितना भी जो है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है, जो भी इंडिविजुअल हुए, क्या है, इंडिविजुअल हुए, इंस्टीट्यूशन हुए। इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गए, राम, श्याम, ये सब इंस्टीट्यूशंस के हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी डिपार्टमेंट हुआ, कोई ऑर्गेनाइजेशन हुआ, कोई इंस्टीट्यूट हुआ, तो इस तरह से जो है कि ये सब हो गए। और इसके अलावा और भी चीजें जो है कि ये इसमें आता है, that are outside of the control of a business enterprises but may affect its performance। यानी कि कोई भी हो सकता है, आउटसाइडर भी हो सकता है, इनसाइडर भी हो सकते हैं। जो कि क्या होते हैं, आउटसाइडर अगर होंगे तो वह बिजनेस इंटरप्राइज को क्या करेंगे, उसके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे, वो सब बिजनेस एनवायरनमेंट में आएंगे, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो। ठीक है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल या अदर फोर्सेस। कोई भी फोर्सेस, अभी अदर फोर्सेस के बारे में बात कर रहे थे ना, कोई भी फोर्सेस हो जो कि यहाँ क्या हो सकता है कि आउटसाइड द ऑपरेट करता है, कि किसको अफेक्ट करता है, बिजनेस एनवायरनमेंट को। कभी कभी पार्ट भी होता है, कभी कभी बाहर से भी होता है। ठीक, द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अवेयर द एक्सटर्नल फोर्स एंड institutions must be dynamic to adapt itself to changing external environment। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता दें हम कि कभी कभी क्या होता था कि पहले के समय में क्या कहा जाता था, टाइपराइटर अगर ध्यान दिया जाए, एक टाइपराइटर का एग्जाम्पल लिया जाए, है ना, टाइपराइटर। तो पहले क्या होता था, टाइपराइटर्स होते थे। आप क्या किसी ऑफिस में जाओगे, टाइपराइटर्स दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। यह क्या हो गया, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गए। ठीक है, एक तरीके से फोर्स में कुछ चेंजेस हो गए। तो ये जो है कि क्या हो गया इस तरीके से, चाहे इसे एक्सटर्नल कह सकते हो, कभी कभी इंटरनल भी होता है। तो इन सब के बारे में भी क्या होता है, अवेयर रहना पड़ता है। एक एग्जांपल और ले, फूजी फिल्म। फूजी फिल्म अगर याद होगा तो, फूजी फिल्म, स्पेलिंग पे मत जाना। ठीक है, फूजी फिल्म एक हुआ करता था जो रील्स वाले कैमरे बनाया करता था, याद है ना, रील्स वाले कैमरे बनाया करता था। तो उसको लगा कि कभी हमारा चेंजेस हो ही नहीं सकता, बट धीरे धीरे क्या हो गया, इन्वायरमेंट चेंज होता रहा, होता रहा, होता रहा, लेकिन उसको मन नहीं हुआ चेंज होने का। एक समय आया, ऐसा आया कि डिजिटलाइजेशन हुआ और ये क्या हो गया, एक तरीके से पूरी तरह से खत्म हो गया। तो इस पे भी ध्यान दिया जाता है कि सारी चीजों पे, कि जो अफेक्ट कर देता है एनवायरनमेंट को, बिजनेस एनवायरनमेंट को, उससे भी क्या होता है, उससे अवेयर रहना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को अवेयर रहना चाहिए। ठीक है, और क्या है, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सेट गोल्स एंड फार्मुलेट प्लान्स एंड प्रोसीजर बेस्ड ऑन द चेंजिंग एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। हमने बताया कि टाइपराइटर्स, जिस जिस कंपनी में टाइपराइटर्स बनाया करती थी, वो क्या लैपटॉप बना रही है? बिल्कुल नहीं, वो क्या हो गई, मार्केट से आउट हो गई। जो है कि कैमरा बना रही थी, रील्स वाले कैमरे बना रही थी, तो क्या आज जो है कि वो बना पा रही है डिजिटल कैमरे? वो भी आउट हो गई। डीएसएलआर का आज जमाना है, फोन का जमाना है, तो वो सब रहा ही नहीं। डीएसएलआर भी आउट ऑफ स्टेटस है, मान करके चलो, और वो भी खत्म ही है। आजकल जो है कि मोबाइल फोन में ही जो है कि 108 मेगापिक्सल का, 200, 200 नहीं देखा, 108 तक अभी सुने हैं। अभी लेटेस्ट में वो सैमसंग का आया हुआ है। तो अब उसके आगे कहाँ अब कैमरे टिक पा रहे हैं? अब सबके हाथ में जो है फोन चाहिए और तुरंत फोटो खींच करके बात खत्म करते हैं। इस तरह से लोग करते हैं। तो ये चीज को हमेशा ध्यान दिया जाता है, उसी के हिसाब से गोल्स और प्लान्स बनाए जाते हैं। किसके हिसाब से? बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फीचर्स की, क्या क्या फीचर्स है बिजनेस एनवायरनमेंट के। पहला क्या है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट इज सम ऑफ all forces, factors
एक्सटर्नल टू अ बिजनेस, ठीक है। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब भी एक होता है कि भाई कि जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनका टोटलिटी क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, उसका सम अप होता है, ठीक। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो सकता है। स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस, स्पेसिफिक फोर्स कैसे मतलब, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ इन्वेस्टर हुआ, कंपटीटर हुआ, कस्टमर होगा। ये क्या है, एक टारगेटेड है, ये स्पेसिफिक है, उनको पता है कि जो है कि क्या कहते हैं, इन्वेस्टर है, कंपटीटर्स हैं या कस्टमर्स हैं। लेकिन जनरल फोर्सेस क्या हो गए, जनरल फोर्सेस मतलब कि हो गए भाई कि सोशल हो गए, पॉलिटिकल हो गए, इकोनॉमिक हो गए, लीगल हो गए, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस हो गए, यह जनरल फोर्सेस हो गए। स्पेसिफिक फोर्सेस ये है कि जो है कि वह उस बिजनेस स्पेसिफिक के लिए भी वह काम करेंगे। इन्वेस्टर वो स्पेसिफिक हो सकते हैं, कंपटीटर स्पेसिफिक हो सकते हैं, कस्टमर भी स्पेसिफिक हो सकते हैं। बट सोशल जो है क्या होता है, जनरल होता है। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल अगर कोई चीजें अगर बात किया जाएगा, एग्जाम्पल के लिए जो है देखा जाए तो कई ढेर सारे जो है पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट चेंज होती है। मैं किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बट जैसे कि मान लीजिए कि जो कोई एक मतलब कि कांग्रेस आई थी तब अलग तरीके से चलता था, मोदी सरकार अलग तरीके से चला रही है। जैसे कांग्रेस क्या होता था, प्राइवेटाइजेशन पे उतना जोर नहीं देती थी, मोदी सरकार प्राइवेटाइजेशन पे जोर दे रही है, ऐसा सुनने में क्या करती ही है। तो सरकारें अपने तरीके से चलाती हैं। तो डिपेंड करता है कि किसको जितना महत्व दे रही है, उसके हिसाब से क्या होता है, वह चलता है, ठीक है। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक भी देखा जाए, लीगल देखा जाए, लीगल में एग्जांपल के लिए बता दें कि भाई कि जो किस कंपनी एक्ट के अंतर्गत जो है कि काम कर रही, कंपनी एक्ट है ना, ये क्या है, लीगल। जैसे 2013 कंपनी एक्ट सभी पे लागू होगा। टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस आएगा, जैसे हमने बताया टाइपराइटर से क्या हो गया, हमने लैपटॉप पे शिफ्ट हुए, तो ये तो हर किसी के लिए हुआ, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि हम क्या देखते हैं कि स्पेसिफिक फोर्सेस भी होते हैं और जनरल फोर्सेस भी होते हैं, ओके। इंटर रिलेटेडनेस, इंटर रिलेटेडनेस का क्या मतलब हुआ कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं सारे, जो है एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे से क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक। जैसे कि एक बात है कि अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर इज रेज्ड फॉर द डिमांड फॉर द हेल्दी ऑयल फ्री एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल। यानी कि अगर हम हेल्थ केयर के बारे में बात करेंगे तो हम जो है कि हमेशा ध्यान देंगे कि ऑयल फ्री, ऑयल फूड खाएं, हेल्दी लाइफ स्टाइल जिए, तभी तो हम हेल्थ का ध्यान रख पाएंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो है कि एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड भी होते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग डायनेमिक के बारे में। यह भी बहुत ज्यादा डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज आई उसको जल्द से जल्द एडाप्ट कर लेना। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने क्या कहा था, टेक्नोलॉजी के बारे में देखा था। टेक्नोलॉजी क्या हुआ कि चेंज हुआ, ठीक है। टेक्नोलॉजी चेंज होने के साथ साथ जो है कि उसको हमको एडॉप्ट कर लेना चाहिए। एक एग्जाम्पल और ले लेंगे, नोकिया का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। नोकिया एक समय में जो है कि ऐसा ब्रांड रहा है कि जो क्या कहते हैं कि लीडिंग ब्रांड रहा है मोबाइल्स में। लेकिन एक चीज गलती कर दिया हो गया कि वह जो है कि क्या हो गया, वो एंड्रॉयड पे जो है कि शिफ्ट नहीं हुआ, एंड्रॉयड पे शिफ्ट नहीं हुआ। जब एंड्रॉयड पे शिफ्ट नहीं हो पाया तो क्या हो गया, तो वो अपना जो है कि कस्टमर खोता गया। और आज जो है कि अगर देखा जाए नोकिया का कहीं नामो निशान है, ऐसा नहीं है। अभी भी फीचर फोन्स में उसका कमाल है, बट जो है कि अगर स्मार्टफोन की बात कर दिया जाए तो वह नहीं दिखता है। तो अगर ध्यान दिया जाए कि बिजनेस एनवायरनमेंट को डायनेमिक होना जरूरी है, जैसे जैसे चेंजेस आते जाएंगे वैसे वैसे उसको भी चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। अनसर्टेनिटीज, बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटीज होती हैं, क्योंकि फ्यूचर पे प्रेडिक्ट करना बहुत ही भारी वाला काम होता है। फ्यूचर्स को क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो? आपने सोचा कि जो है कि एग्जांपल के लिए मैंने अभी शेयर मार्केट में कुछ पैसे लगाए, मैंने प्रेडिक्ट किया कि फ्यूचर जो है कि शेयर मार्केट का कल अच्छा होगा, बट आज के समय में क्रैश हो जा रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है, वो भी मेरा बिजनेस था, यह भी तो मैं बता दूं। तो कोई जरूरी नहीं है क्या हो कि सर्टेन हो कि हाँ कल जो है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेन है। उस चीज को हम लोग ध्यान देना
पड़ेगा। ठीक। सबसे ज्यादा चेंजेस किसमें आता है? टेक्नोलॉजी में और फैशन इंडस्ट्री में। अगर इन दोनों पे अगर आप हैं तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे कैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको चेंज होना पड़ेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो आप जो है कि मार्केट से आउट हो जाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है कि यह भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, जो कि कभी कभी इजियर है, और जो है कि अगर एक एक पार्ट के बारे में अगर देखा जाए, छोटे छोटे अगर अमाउंट में उसको बांट दिया जाए तो आसानी से हो सकता है, लेकिन अगर टोटलिटी में देखा जाए तो बहुत ही डिफिकल्ट दिखता है। ठीक है। इस चीज का हमको ध्यान देना है कि भाई की कॉम्प्लेक्सिटी तो है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। बिजनेस एनवायरनमेंट को हर किसी को समझ पाना, टेक्नोलॉजी को समझ पाना, या असर्टेनिटी मतलब कि उसके फ्यूचर प्रिडिक्शन कर पाना तो बहुत ही मुश्किल का काम होता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स फिनोमिना फिनोमिना। रिलेटिविटी की बात अगर किया जाए, है ना, तो यह एक रिलेटिव कंसेप्ट है जो कि कंट्री बाय कंट्री, है ना, कंट्री बाय कंट्री या फिर रीजन टू रीजन या फर्म टू फर्म क्या कर देता है, डिफर करता है। इस चीज को हमको ध्यान देना है। अब आ गए हम लोग क्या इस पे इम्पोर्टेंस में। इम्पोर्टेंस में हमारा क्या क्या है, देख लेते हैं। सबसे पहले ये कि भाई कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या कर देता है कि आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी टू गेट मोर एडवांटेज, मूवर फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फॉर एग्जांपल के लिए कि भाई कि कल कल जो है दुनिया सोच रही है और आप उसने उसको काम करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है। एक मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि एक एग्जांपल यह भी हो सकता है कि अगर किसी ने जो है कि बात की कि ऑफलाइन की बात कर रहा है, आप ऑनलाइन पे आ जाओ, है ना। अमेजन ने एग्जाम्पल भी लेते चल रहे हैं। अमेजन ने क्या किया था, जिस समय ऑफलाइन दुनिया ऑफलाइन में थी, इन्होंने ऑनलाइन बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। आज देखो कहाँ पे है। एग्जाम्पल बहुत ही फर्स्ट मूवर्स जो है कि एडवांटेज उन्होंने लिया, है ना। अमेजन बहुत ही बड़ा ब्रांड आज हो चुका है। ठीक है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले उसको ग्रैब जरूर करना चाहिए। ठीक। और क्या हो सकता है कि जितने भी थ्रेट्स हैं और वार्निंग सिग्नल्स हैं, उसको जल्द से जल्द ग्रैब कर लिया जाए तो अच्छी बात होगी। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि भाई कि अगर जो है, इसमें भी एग्जांपल हैं ढेर सारे, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं अपना एग्जांपल सेट करता हूँ तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि अगर जो है कि फूजी फिल्म्स जो है, अभी हमने ऊपर बात की थी, फूजी फिल्म्स अगर ध्यान देती कि भाई कि हमको क्या करना है कि शिफ्ट होना है डिजिटलाइजेशन पे, तो वह आज जो है कि सरवाइव कर पाती। या फ्लॉपी डिस्क बनाने वाली कंपनी जो है कि वो सोचती कि भाई कि नहीं नहीं हमको सीडी या डीवीडी बनाना चाहिए, तो वो आसानी से सरवाइव कर पाती। या सीडी डीवीडी भी आजकल गायब हो गए हैं, तो सीडी और डीवीडी बनाने वाली कंपनी अगर जो है कि ध्यान देती कि हमको चिप बनाना है, तो वो जो है आज भी सरवाइव कर जाती। लेकिन उसने अगर ध्यान नहीं दिया, अगर वार्निंग सिग्नल्स को ध्यान नहीं दिया, तो वह जो है कि खत्म हो गई। इसमें एग्जाम्पल लिया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो जो है कि उन्होंने ध्यान दिया हो, है ना। तो उन पहले जो है टू व्हीलर्स में है, तो जब जब लोगों ने ऑटो इंडस्ट्री में जो है कि वो किया, इंटर किया, तब वो क्या कर रहा था, टू व्हीलर्स बना रहा था। ठीक। तो इस चीज पे भी ध्यान दे रहा है कि भाई को सिग्नल्स को नहीं इतना जो है कि ध्यान दे पाया था, तो इसीलिए बजाज उतना जो है कि सक्सेसफुल नहीं रहा, नहीं कह सकते एक तरीके से। ठीक। और जो मैंने बताया वो भी आप पढ़ सकते हो। और क्या है, इट हेल्प्स द टाइपिंग यूजफुल रिसोर्सेस। जितने भी यूजफुल रिसोर्सेस है, जैसे कि क्या है, मैन है, मशीन है, थोड़ा सा अच्छा बड़ा कर ले क्योंकि हमको नहीं लगता कि दिख रहा होगा। हमको तो दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं। ठीक है, मैन है, मशीन है, रॉ मटेरियल है, पावर है, तो ये सब यूजफुल रिसोर्सेज को क्या करना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है। कलेक्ट करके उससे जो है कि चीजें बनानी होती है। किसमें? देखो, एक्वायर द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एंड कन्वर्ट देम इनटू आउटपुट। अगर हमारे पास रिसोर्सेज सही तरीके से कलेक्ट ना करके हमने काम न स्टार्ट किया, तो फिर हम क्या हो जाएंगे, नुकसान में रहेंगे। ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग
इट हेल्प्स द कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस। जितने भी रैपिड चेंजेस हैं वो धीरे वो क्या होते हैं, उसको जो है कि अच्छे से जो है कि हम देख सकते हैं कि भाई बहुत ही फास्ट जो है कि क्या होता है, चेंजेस होते जा रहे हैं। ठीक। तो उस हिसाब से हमको क्या करना है, उसको जो है जल्दी से जल्दी पकड़ करके उसके हिसाब से कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना है, डेवलप करना है, एग्जामिन करना है, अंडरस्टूड करना है, और उसमें हिसाब से डेवलप करना है। ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट हमको सिखाता है। और क्या कर सकता है, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी बहुत सहायता देता है ना, कि किस हिसाब से हमको काम करना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, पहले के परफॉर्मेंस में अब के परफॉर्मेंस में हम देख सकते हैं, अब बगल वाले इंडस्ट्री को देख सकते हैं, तो हम देख करके जो है कि हम उससे सीख सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस को धीरे धीरे के चेक कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमें डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। कौन कौन से डायमेंशंस है, सोशल एनवायरनमेंट है, टेक्निकल है, पॉलिटिकल है, लीगल है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। ओके। इतनी चीजें हम लोग नीचे पढ़ेंगे। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का क्या मतलब हुआ, इससे भी बहुत ज्यादा चेंज इम्पैक्ट आता है बिजनेसेस पे। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इन्फ्लेशन रेट है, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल है, मॉनेटरी पॉलिसी है, स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस है। तो ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या कर देते हैं, अफेक्ट करते हैं फर्म्स को, है ना। जैसे कि इन्फ्लेशन की बात किया जाए तो अगर इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा, रेट्स हाई होंगे। रेट्स हाई होंगे तो लोग खरीदना पसंद नहीं करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो क्या होगा, लोगों के पास कम पैसा होगा, लोगों के पास कम पैसा होगा तो क्या करेंगे, तो मार्केट से प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देंगे। ठीक है। लोगों के पास इनकम कम होगी तो क्या होगा, लोग मार्केट से खरीदना बंद कर देंगे। मॉनेटरी पॉलिसी अगर गड़बड़ हो गई, है ना, आजकल मार्केट में क्रैश आ रहा है तो किसकी वजह से, ये मॉनेटरी पॉलिसी भी उसका एक मेन कारण रहा है। ठीक। इस तरह से जितने भी फैक्टर्स हैं उस पर काम किया जा सकता है। सोशल एनवायरनमेंट का क्या मतलब हुआ, जितने भी सोशल फोर्सेस है, जैसे कस्टम्स हो गए, बिलीव्स हो गए, लिटरेसी रेट हो गया, एजुकेशनल लेवल हो गया, लाइफ स्टाइल हो गया, वैल्यूज हो गया, ये सब जो है कि इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर लाइफ स्टाइल जिसकी अच्छी है, एक बीएमडब्ल्यू कार एग्जाम्पल लेते हैं बीएमडब्ल्यू का, है ना, बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू की बात कर लिया है तो हर कोई क्या बीएमडब्ल्यू परचेज कर सकता है, नहीं, जिसकी हाई लाइफ स्टाइल होगी वो परचेज करेगा। ठीक है। एजुकेशनल लेवल की बात किया जाए तो कि भाई कि अगर कि हर किसी के पास लैपटॉप होना जरूरी है क्या, अगर एजुकेशनल अच्छा होगा तो लैपटॉप होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, है ना। लिटरेसी रेट होगा तो लैपटॉप होगा, ये भी कर सकते हो। ठीक है। बिलीफ्स की बात करें तो कई ढेर सारे धन बिजनेसेस होते हैं जो बिलीफ्स पे बहुत ही जो है कि चलते हैं। ठीक। इस तरह से जो है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, दिवाली, ईद और क्रिसमस, ये सब जो है कि जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं एक तरीके से देखा जाए तो इसके लिए, बिजनेसेस के लिए डिपेंड करता है आपका किस किस प्रकार से बिजनेस है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो हमने एग्जाम्पल लिया था फुजी फिल्म का, वही बार बार मैं बात करूंगा कि उस कैमरे में ने क्या कर दिया, रेल्स वाले कैमरे के वजह वो क्या कहते हैं कि एलसीडी के, एलसीडी कह रहा हूँ, डिजिटलाइजेशन या डिजिटल कैमरे की जगह उन्होंने रील वाला कैमरा चलाना उचित समझा। या बजाज ऑटो की बात करें तो उन्होंने टू व्हीलर, फोर व्हीलर के बजाय टू व्हीलर ही सिर्फ बनाया। ठीक है। या नोकिया की बात करें तो उन्होंने फीचर फोन पे ज्यादा ध्यान दिया बजाय स्मार्टफोन पे, तो ये सब मार्केट से आउट होने के यह मेन कारण रहे हैं। तो ध्यान दिया जाता है कि किस तरह से जो है कि क्या है, टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रही है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का क्या मतलब है, अभी एग्जांपल हम लोगों ने लिया कि भाई कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं बिजनेसेस को लेकर के। जैसे कि मोदी गवर्नमेंट की बात किया जाए तो यह जो है कि क्या प्रमोट कर रहे हैं, बिजनेसेस को ज्यादातर प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। तो उनको क्या कहा जा सकता है कि वह जो है एक तरीके से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है बैंगलोर को, क्योंकि वहां पे फेवरेबल पॉलिटिकल कंडीशन है।
या फिर पंजाब नहीं, गुजरात की बात कर दिया जाए तो वहां पे क्यों इतना बहुत अच्छा जो है कि बोलते हैं, तो वो सिर्फ यही कारण है। लीगल इन्वायरमेंट की बात किया जाए तो कोई गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स या कोर्ट जजमेंट या डिसीजंस जो है कि ये सब पे बहुत ही मैटर करता है। ये सब ध्यान दिया जाता है चाहे स्टेट या लोकल तरीके से। तो ये सब एक इसके अकॉर्डिंगली ही एक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने बताया था कंपनी एक्ट है, अगर कोई कोई कंपनी फॉर्म कर रही है तो कंपनी एक्ट के अंतर्गत ही फॉर्म कर पाएगी। अगर उससे उससे अलग हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बताया कि भाई कि एडवर्टीजमेंट ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोहिबिटेड, यानी कि सरकार क्या चाहती है, बहुत ज्यादा लोग नशा न करें इसलिए उन्होंने प्रोहिबिट किया हुआ है, बट लोग पीते हैं। ठीक। कई ढेर सारे मोरल एथिक्स और मोरल्स भी कह सकते हैं, इन सब पे भी हम लोग कह सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया। इंडिया का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है? 1991 से पहले कैसा रहा है, 1991 के बाद कैसा रहा है? 1991 ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय क्या लिया गया था? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने से पहले कैसा रहा है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद कैसा रहा है, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का फीचर्स क्या रहा है, ये हम लोग देख लेते हैं। जो लाइसेंसिंग स्कीम, बहुत ढेर सारे कंपलसरी लाइसेंसिंग स्कीम होती थी। कोई भी बिजनेस होगा उसके लिए लाइसेंस लेना, कुछ भी काम कर रहे हो उसके लिए लाइसेंस ले रहे हो, कोई इंडस्ट्री स्टार्टअप कर रहे हो उसके लिए लाइसेंस ले रहे हो, हर चीज के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होता था। तो उस चीज को क्या किया कर दिया गया, रिड्यूस किया गया। पब्लिक सेक्टर को लिमिटेड किया गया था। पहले जो है कि क्या था कि जो है, एक मिनट, है ना, पब्लिक सेक्टर को लिमिटेड किया गया था। पहले फोर ही इंडस्ट्रीज ली गई थी, फिर धीरे धीरे क्या कर दिया गया, उसको जो है कि खोला गया। हाँ। डिस इन्वेस्टमेंट की बात किया जाए तो जितने भी जो है कि क्या हो गया कि भाई कि पब्लिक सेक्टर्स को क्या कर दिया गया, डिस इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है। पॉलिसीज जो है कि किसके अगेंस्ट, मतलब किसके उसमें बना लगे, लिबरलाइज्ड पॉलिसीज हो गए कि भाई कि आप क्या कर देंगे कि 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड कर दिया गया। पहले क्या होता था कि कोई भी कंपनी आती थी, फेयर एंड फेमा रूल को तो आपने सुना होगा, तो कोई कंपनी आती थी तो बिना गवर्नमेंट कंपनी से बॉन्डिंग किए वह काम नहीं कर सकती थी। यहाँ के लोगों का स्टेक होना जरूरी था। फिर धीरे धीरे क्या हो गया कि ऐसा होना बंद हो गया, धीरे धीरे लिबरलाइज होने लगे। ठीक है। इस तरह से जो है कि ऑटोमेटिक परमिशन जो है कि कोई भी ऑटोमेटिक परमिशन ग्रांट किया जाने लगा गो फॉरेन कंपनीज को, यह चीज भी है ना। और एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को सेटअप किया गया किस चीज के लिए, कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो है कि बढ़ाने के लिए। इतनी चीजों को इन्होंने ध्यान दिया है इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में। बहुत ढेर सारी और भी ढेर सारी चीजें हैं, और भी चीजें मिले तो उसको जरूर पढ़िएगा, लेकिन यह इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। ओके। ब्रांचेज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, किस किस क्षेत्र सेक्टर पे काम किया गया। एक लिबरलाइजेशन किया गया है, प्राइवेटाइजेशन किया गया है, एक ग्लोबलाइजेशन किया गया है। ठीक। लिबरलाइजेशन क्या कहते हैं, है ना। लिबरलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि भाई कि जो जितने भी पॉलिसीज थे तो उसको क्या कर दिया गया, लिबरल कर दिया गया। जितने भी अननेसेसरी कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शंस थे उसको हटा दिया गया, रिलैक्स्ड रूल बना दिए गए, है ना, ताकि आसानी से क्या किया जा सके, जो है कि बिजनेसेस किया जा सके और प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ मिल सके। ठीक। इसका जो है कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पे यह काम दिया, यह चीज हम लोग देख लेंगे। एक अवॉल्सी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। ठीक। फ्रीडम इन डिसाइडिंग स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शंस या एक्सपेंशन के लिए जो है कि नहीं, मना नहीं किया जाने लगा। पहले क्या होता था कि नहीं नहीं आपको इतना ही काम करना है, आपको इतना ही चीजें बनानी, इतनी ही कमी होगी। तो जब कभी कार्स बनती थी तो उसके लिए बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगती थी। क्यों? क्योंकि जब ऑर्डर आएगा आपको इतने ही साल में, एक साल में इतनी ही चीजें बनानी है। ठीक है। बहुत ढेर सारी चीजें होती है जिसमें रिस्ट्रिक्शंस होते थे। मैं एक फ्रेमिंग कर रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा हुआ ही हो।
ठीक है। तो उनको धीरे धीरे क्या कर दिया गया, उनको रिस्ट्रिक्शंस को हटाने लगे। ओके। प्राइसिंग जो है कि पहले क्या कर दिया जाता था, फिक्स कर दिया जाता था कि आप इतने पे ही बेचोगे, लेकिन धीरे धीरे उससे भी फ्रीडम देने लग गए, है ना। और टैक्स रेट को कम कर दिया गया, टैक्स रेट को कम कर दिया गया ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, बिजनेसेस करें। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो है कि सिंप्लीफाई कर दिया गया कि लोग बाहर से भी सामान ले आए और यहाँ से भी लोग ले जाएं। और फॉरेन कैपिटल के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए जो है कि क्या कर दिया गया, इजी कर दिया गया ताकि लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे इन्वेस्ट करें और टेक्नोलॉजी भी बाहर से यहाँ पे आए। प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि भाई कि हम क्या करें कि प्राइवेट सेक्टर को ग्रेटर रोल दे, यानी कि जो है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर को रिड्यूस करें और प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा देना स्टार्ट करें। यह प्राइवेटाइजेशन में ही बताया गया था। ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर दी कि भाई कि डिस इन्वेस्टमेंट को जो है कि क्या के पॉलिसी को उन्होंने एडाप्ट किया और ओनरशिप को ट्रांसफर करना धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है। बहुत थोड़ा सा ओपिनियन भी देना चाहिए, मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या समझते हैं, बट यह जो है कि सालों से यह होता आया है। जो कि आजकल लोग कहते हैं कि जो है कि गवर्नमेंट है मतलब कि सब चीजों को बेचने पे आतुर है। तो हर जो है कि गवर्नमेंट यह करती रही है, ऐसा नहीं है किसी गवर्नमेंट ने किया हुआ है। यानी डिस इन्वेस्टमेंट तो वो जो है कि क्या है, ये किसके उसमें आया है, कांग्रेस के जो है कि राज में आया हुआ था। वो उस समय से चल रहा है, आज भी चलता रह रहा है। वो एक समय ऐसा आएगा कुछ सेक्टर को छोड़ करके सारी चीजों को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। यह जो है कि एम रहा है कि कुछ सालों में धीरे धीरे करके क्या करना है, डाइल्यूट करना है। या किसी भी गवर्नमेंट के उस पे अंडर में इतना वो नहीं किया गया, क्योंकि वह जो आप देखेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को जो आप पढ़ेंगे तो यह बात आप समझ पाएंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग प्राइवेटाइजेशन, अचीव प्राइवेट, यह सब है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस सबको आप पढ़ लीजिएगा। यह सब अभी हम लोगों ने पढ़ ही लिया। ठीक। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पब्लिक सेक्टर्स टू प्राइवेट सेक्टर्स या प्राइवेट इंटरप्राइजेस। ओके। यह इंपॉर्टेंट है जो है कि इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि यह आता है। ओके। और डॉल्यूशन का मतलब भी यही हुआ कि भाई कि अगर 51% तक है तो यह डॉल्यूशन इतना माना नहीं जाएगा। इससे जो है ऊपर जाता है तो क्या होता है, डॉल्यूशन माना जाता है। अगर किसी किसी पर्सन के पास 51% है तो यानी कि उसकी ओनरशिप उसके पास है। ठीक है। अगर 51 से 49% हो गया तो ओनरशिप क्या हो गई, दूसरे पर ट्रांसफर हो गई, लगभग लगभग। ठीक। मेजर में हो सकते हैं लेकिन जो है कि कहो कि उसी का एकाधिकार है तो ऐसा नहीं होता है। ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो वैसे बहुत ही फेमस कोट है कि क्या है कि ये हमारा धरती एक जो है कि बहुत बड़ा गांव है, ये ग्लोबलाइजेशन के अंदर में ऐसा कुछ लिख करके आता है। तो यह भी हम लोग ध्यान देंगे। तो यह माना जाता है कि एक तरीके से यह बहुत ही बड़ा विलेज है और एक दूसरे से क्या कर सकते हैं हम लोग, एक दूसरे से लेन देन कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यही कहता है। ठीक। कि जो है कि ये मतलब कि छोटे छोटे इकोनॉमी की बजाय जो है कि हम लार्ज इकोनॉमी को हम क्या करें, अडाप्ट करें और कहीं पे भी रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा न लगाएं। ठीक। इन सिंपल वर्ड्स, ग्लोबलाइजेशन में इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंट्री विद इकोनॉमिक ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक है। किसी ने किसी दूसरे पे काम किया, किसी ने जो है कि किसी ने टेक्नोलॉजी पे काम किया, किसी ने फूड सेक्टर पे काम किया, किसी ने सर्विस सेक्टर पे काम किया। तीनों लोग एक साथ हो जाएंगे तो क्या और भी धमाल मचाएंगे। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मेन एम भी यही रहा है। 1991 तक जो है कि रिस्ट्रिक्शन थे, लेकिन 1991 के बाद जब इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो थोड़ा सा धीरे धीरे करके वो होता गया। ओके। डिमोनेटाइजेशन, यह भी बहुत अच्छा पॉइंट है, पूछता है क्योंकि जो है कि 2016 में यह आया हुआ था। तो डिमोनेटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि भाई कि 8 नवंबर 2016 को क्या किया गया कि भाई कि इंडियन इकोनॉमी से जो है, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि कुछ नोट्स को हटा दिया गया, 500 1000 के नोट्स को क्या कर दिया गया, एक तरीके से हटा दिया गया। ठीक है।
तो वो तुरंत ही जो है कि उसके मतलब कि जो लीगल टेंडर कहते हैं ना, उसमें लिखा हुआ होता है कि जो है कि नोट्स पे आप अगर ध्यान देंगे तो मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूँ, 1000 रुपए देने का वचन देता हूँ। तो एक तरीके से वो लीगल टेंडर होता है। ठीक है, तो उसको हटा दिया गया, कुछ चीजों को छोड़ करके बाकी सब सबसे हटा दिया गया, तो ये जो है क्या हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया। यानी कि वो कभी भी जो है करेंसी अब धीरे धीरे काम करना बंद कर देगी, सॉरी। ठीक है, इनवैलिड कर दी, करार कर दी जाएगी, और वह कभी भी जो है इनवैलिड करेंसी मानी जाएगी, किसी कोई भी लेन देन नहीं कर सकता उसमें। ठीक, कुछ समय तक चला था, लेकिन कुछ समय के बाद जो है उसको बाद में जो है कि धीरे धीरे करके रिस्ट्रिक्शंस कर दिए गए। कुछ समय तक कन्वर्ट कर किया जा सकता था, है ना। और इसका मेन एम का था कि जो है कि करप्शन और ब्लैक मनी और या इलीगल एक्टिविटीज को खत्म करना था। ओके, डिमोनेटाइजेशन के फीचर्स आप पढ़ सकते हैं। ये डिमोनेटाइजेशन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स के रूप में देखा जाने लगा, और इसको जो है कि क्या कहा गया कि भाई कि एक तरीके से टैक्स इवेजन जो है होता था, कि भाई कि लोग क्या करते थे, टैक्स बचा लेते थे, वह धीरे धीरे क्या कर दिया गया, उससे कम होने लगा, है ना। और क्या किया गया कि भाई कि जो सेविंग था वो जो है कि फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में क्या कर दिया गया, चैनलाइज कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास जो है कि कभी बचत आप रखे रहेंगे 1 लाख 2 लाख, खैर मैंने भी देखा था जो है कि कई ढेर सारे लोग जो है कि बहुत ही नोट्स बचा करके रखते हैं, स्पेशली जो है कि महिलाएं होती हैं या हमारे मम्मियाँ होती हैं, आंटियां होती हैं, कोई भी होता है जो है कि जब अधिकतर जो है कि औरतें तो उसको पैसे जो है कि छुपा छुपा करके रखती हैं। या हमारे एक दोस्त है, उनकी मम्मी ने भी जो है कि बहुत ढेर सारा जो है कि नोट्स क्या होता है, चावल होता है, चावल के कंटेनर में रख करके जो है कि रखा हुआ था। वो लगभग 1.5 लाख रुपए उसमें रखा हुआ था। ठीक है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, खैर वो देखेगा तो जान जाएगा, है ना। और उसको मैंने जो है कि उसको मैंने जो है कि बैंक में जमा करके के बाद में जो है कि मतलब कि एक तरीके से चैनलाइज किया था, कि हमने बैंक में जमा कर दिया, फिर बाद में उसको हमने निकलवाया था। ठीक है, तो इस तरीके से भी जो है कि लोग करते थे। तो उसको एक तरीके से पैसे दबा करके रखने से काम नहीं चलता है, एक पैसा पैसे को खींचता है, आप तो सुने होंगे। तो यह सब काम तभी हो पाएगा जब आप पैसे को क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, या फिर कहीं पे भी इसको यूज करेंगे। ठीक, अभी मॉनेटरी पॉलिसी M1 M2 M3 M4 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, या फिर जो है कि मॉडल 2 सेक्टर मॉडल 3 सेक्टर मॉडल इंजेक्शन पढ़ेंगे। अब इकोनॉमिक्स में जब भी पढ़ेंगे तो सारी चीजें समझ में आएगी धीरे धीरे करके। इम्पैक्ट आप पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या इम्पैक्ट है प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, है, फिर उसके बाद रियल सेक्टर में। ठीक है, डिजिटल में, टैक्स कलेक्शन में, ये सब में जो है कि क्या क्या इम्पैक्ट है, ये आप पढ़ सकते हैं। सॉरी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इस पे। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी जो है कि चेंजेस किया गया है बिजनेस और इंडस्ट्री के हिसाब से, तो उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, इस पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। सबसे पहला क्या होगा कि हमारा जो है कि कंपटीशन इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि भाई कि रूल्स अगर कम हो, रूल्स लिबरलाइज होंगे, तो लोग क्या आएंगे उसमें धीरे धीरे कूदेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मैं बता दूं, एक होता था टेलीकॉम सेक्टर, होता है, होता क्या था, होता है। ठीक है, जब ये जो है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया, तो बहुत ढेर सारी, कम से कम 11-12 कंपनियां ऐसी थी जो कि इसमें एंट्री की थी, है ना। एंट्री की थी बहुत ढेर सारी कंपनियां, जिसके आज हम लोग नाम भी नहीं याद आते हैं। वो हच हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, एयरटेल हो गया, एयरसेल हो गया, यूनिनार हो गया, है ना। और क्या हो गया, डोकोमो हो गया, इंडिका हो गया। बहुत ढेर सारे जो है कि टेलीकॉम सेक्टर में ढेर सारे लोग आ गए थे। तो क्या कारण था, ये जो है कि रूल्स को जो है कि लिबरल करने का ही कारण था। ठीक है, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, धीरे धीरे कस्टमर्स भी, जब कंपटीशन ज्यादा होगा तो लोग क्या करेंगे,
कि भाई चॉइस ज्यादा हो जाएगा, वाइडर चॉइस हो जाएगा कस्टमर्स के पास में, और रिजनेबल प्राइस में चीजें मिलने लगेंगी। ठीक है, मोनोपोली खत्म हो जाएगी। जो है कि टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आएगा। क्यों? क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा रिसर्च डेवलपमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा नई चीजें बनाएंगे, तभी लोग लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है। पर एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, पहले क्या था कि भाई कि ईयरफोन आते थे तो वायर्ड वाला ईयरफोन आता था, फिर धीरे धीरे नेक बैंड आ गया, अब इस तरीके से आया है। ठीक, इसे ईयरबड बोलते हैं। तो धीरे धीरे इन्वायरमेंट में चेंजेज आए, तो ये सब कारण क्या है? ये जो है कि इन्हीं का कारण आया है। ठीक है, या रूल्स जो है गवर्नमेंट पॉलिसी को चेंज करने का कारण रहा है। और नेसेसिटी भी रहा है चेंजेस करने के लिए, क्योंकि 1991 में जो है, 1991 से पहले और 1991 के बाद बहुत ही जो है कि मेजर चेंजेस आए। 90 उससे पहले रिस्ट्रिक्शंस थे, पर बाद में लिबरलाइज हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रोथ होना और स्टार्ट हुआ, है ना। मार्केट को और जान आई। ठीक, ह्यूमन डेवलपमेंट भी हुआ, ह्यूमन रिसोर्सेज का भी डेवलपमेंट हुआ, कि भाई लोग ज्यादा से ज्यादा कंप्लेंट्स या तो ग्रेटर कमिटमेंट भी देने लगे, है ना। तो इस तरीके से क्या हो गया कि धीरे धीरे क्या हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट ज्यादा होने लगा। एग्जाम्पल के बाद मैं बात बता दूं तो हर किसी को पहले लैपटॉप नहीं चलाना आता था, कंप्यूटर आ जाए किसी के घर में बहुत बड़ी बात होती थी, मोबाइल आ जाए या फिर टेलीफोन आ जाए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। ठीक है, धीरे धीरे लोगों ने सीखा, जाना पहचाना, धीरे धीरे क्या हुआ कि उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। आज के समय यही है कि लैपटॉप के बिना किसी का काम नहीं चलता। ठीक, मार्केट ऑपरेशंस की बात कर दिया, ओ सॉरी, मार्केट ओरिएंटेशन की बात किया जाए तो पहले क्या होता था कि भाई प्रोडक्शन ओरिएंटेड मार्केट था, कोई भी चीज प्रोड्यूस करते थे तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई गुड्स तो प्रोड्यूस किया ही गया, लेकिन उसके साथ और भी चीजों में, सर्विसेज में भी क्या आया, धीरे धीरे चेंजेस आए। तो जैसे कि आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में कितने बड़े चेंजेस आए। पहले तो इसका कुछ नहीं माना जाता था। यह यह कहा जाता था कि कंप्यूटर के क्या कर लेगी, कंप्यूटर आएगी लोगों का रोजगार छीनेगी, लेकिन जब से कंप्यूटर आया है तब से लोगों को रोजगार और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो मार्केट ओरिएंटेशन की भी बात जो है कि देखी जा सकती है। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, यह भी बहुत बड़ा कारण रहा है कि भाई कि जो पब्लिक सेक्टर्स हुआ करते थे तो जो है कि पहले तो यही होता था, नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलते थे, फिर धीरे धीरे उनको लॉस होने लगा और सपोर्ट भी कम मिलना कम हो गया, क्योंकि और भी सेक्टर्स पे भी खर्च करने होते, तो उनको जो है कि धीरे धीरे क्या हो गया, बजट कम मिलना कम हो गया। तो उन्होंने जो है कि एक तरीके से बहुत ही खराब या घाटे की स्थिति में चलने लग गए थे। तो इसके कारण से भी क्या हुआ, पॉलिसी में चेंजेस लाना जरूरी हो गया था। ठीक है, ताकि वह क्या कर सके, सरवाइव कर सके। किसी किसी को प्राइवेटाइज किया गया, किसी किसी को जो है कि प्राइवेट सेक्टर्स के लिए खोल दिया गया। आज भी बीएसएनएल जो है कि एक अच्छा कंपनी का अभी भी सरवाइव कर रही है। जिसने कंप्लीट नहीं कर पाए वह खत्म हो गई, है ना। जैसे कि अभी जो है कि एक एयरलाइंस थी, है ना, इंडियन एयरलाइंस, उसको बेचा गया। इंडियन एयरलाइंस, थोड़ा सा मेरे जी के कमजोर है, आप जब समझ लीजिएगा। ठीक है, ओके। इतनी बातें हम लोगों ने आज पढ़ी बिजनेस एनवायरनमेंट में। आगे हम लोग कल जो है कि इसको क्या, ये थोड़ा सा अलग चैप्टर था तो मुझे लगा कि इसको पढ़ाना चाहिए। फिर से आप बिजनेस मैनेजमेंट पे हम लोग कल से काम करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।